बच्चों गुड इवनिंग। अपना हाइड्रोजन वाला टॉपिक अब पूरा हो गया है तो अपन अब आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो कि एनसीईआरटी में जगह जगह पर लिखी हुई है और बच्चे परेशान रहते हैं कि सर इस पे बेस क्वेश्चन आ गया तो मैंने अब चला कि वैसे तो हर साल क्लास में ऐसे ही मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, लेकिन अब यहाँ पर वैसे मैं आपको गाइड नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन लाया अपने साथ में और वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू अपन उन बातों को जान लेंगे जो एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर लिखी हुई है। देखो, सबसे पहली बात तो अपने जो थ्योरी करी क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। उसके बाद में जो नंबर आता है इन क्वेश्चंस का, और उसके बाद में मैं जो डीपीपी आपको दूंगा मेरे ख्याल से आज या कल में जब ये लेक्चर आपको मिलेगा तो साथ साथ में आपको डीपीपी ऑफ एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, एस ब्लॉक की क्वेश्चंस हाइड्रोजन के साथ में है तो वो आपको मिल जाएगी। तो वो डीपीपी आप कर लें, उसके सॉल्यूशंस भी देख लें, मैं उसके सॉल्यूशन भी दूंगा। मेरे जो सॉल्यूशंस मैंने पी ब्लॉक के सॉल्यूशन दिए थे वैसे मैं इसके भी सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि बेटा वो सॉल्यूशंस आप बाद में देखें, पहले आप अपने पूरे ईमानदारी के साथ उसको करके देखें, ठीक है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ये नहीं, ऐसा नहीं। आपको हाइड्रोजन का टॉपिक जो मैंने बताया वो बड़ा पूरे स्टार्टिंग से, ये क्वेश्चन तो मैंने ज़्यादातर वो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, मैंने अभी जो मैं दिए क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन तो वो है जो क्लास में मैंने डिस्कस ही नहीं किए, ठीक है ना। वो ठीक है, मैं जानता हूँ मैक्सिमम आपको फिर भी बना लोगे, आते होंगे, पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं करवाया इसलिए मैंने ये कहा कि चलो ठीक है, अपने को ये रहेगा कि बच्चे जो हैं वो कहीं पर भी अगर इस ऐसी प्रॉब्लम देख लें तो उनको वो अटके नहीं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैंने कह दिया आपको क्लास की, जो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की जो क्लास ली मैंने उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, उसके बाद में ये और डीपीपी। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये तीन अगर आपने करे हुए हैं, भाई हर चैप्टर के अंदर ये है कि अगर आपने करे हुए क्लास, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग करा तो केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने साथ साथ इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। उसकी डीपीपी मैंने वैसा आपको दी हुई है सॉल्व करने के लिए। तो वो अगर आपने करे हुए क्लास करी हुई है प्लस डीपीपी करे हुए, फिर कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं, उनमें से आने क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ। अब ये चार है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है हाइड्रोजन को कैसे बनाए, हाइड्रोजन के निर्माण की विधि इनमें से क्या है। थोड़ा हाइड्रोजन बनता कैसे है, तो हाइड्रोजन जनरली बनता है मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्शन जब एसिड और बेस से होती है। आप सोचो जरा, एसिड और बेस में जब भी जो मेटल जैसे एल्यूमिनियम या जिंक रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रॉन फटाफट छोड़ देंगे, वो इलेक्ट्रॉन छूट के पानी में जाएगा और पानी में H+ आयन से रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। यानी कि एल्यूमिनियम या जिंक की रिएक्शन एसिड या बेस से होने पर हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया, जिंक की रिएक्शन HCl से होगी तो क्या बनेगा बेटा, ZnCl2 + H2 गैस, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया मैंने ZnCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेकंड वाले में वापस वही आ गया, जिंक प्लस NaOH। यहाँ पे जिंक दोनों जगह जिंक की जगह एल्यूमिनियम होता तो भी सेम आंसर आता। अब बोल रहा है कि जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH की रिएक्शन में जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और यहाँ पर H+ आयन नहीं है, लेकिन ये एक्वस होना चाहिए बेटा, यानी पानी में होना चाहिए। तो अगर ये एक्वस यानी पानी में होगा तो पानी में जो H+ आयन होते हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है वो पानी के H+ आयन में जुड़ के हाइड्रोजन गैस फिर भी बनाएगा। अगर आप बोलोगे फिर सर जिंक क्या करेगा, तो जिंक का तो आयन जो होगा Zn+2 वो OH के साथ ZnOH होल्टोइस बना लेगा, लेकिन ZnOH होल्टोइस एम्फोटेरिक सब्सटेंस है और एम्फोटेरिक सब्सटेंस होने के कारण ये वापस NaOH के साथ रिएक्शन करके और सॉल्ट बना लेगा जिसको बोलते हैं Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। और साथ में जो मैंने कहा था कि ये जो H+ आयन ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं वो पानी के H+ आयन से हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। सोडियम जिंकेट सॉल्यूशन के फॉर्म में घुला रहेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। एक्शन ऑफ HCl प्लस जिंक, इससे भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, इससे भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। इसका मतलब जिंक के अंदर एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी है, यानी उभयधर्मी गुण है। जिंक एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, बेस से भी रिएक्शन कर रहा है। तो ध्यान रखना बेटा इसी बात पर कि सर ने क्लास में बताया था कि जिंक और एल्यूमिनियम दोनों एम्फोटेरिक मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। इनके हाइड्रोक्साइड्स तो एम्फोटेरिक होते ही हैं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एम्फोटेरिक ही है। जिंक भी एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी पदार्थ होते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा ही बनेगा बेटा। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर सिंपल सी बात देखो, ये पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं मैं, यहाँ पर पानी ले रहा हूं मैं, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है माइनस से, इसमें पानी है। पानी में थोड़ा सा एसिडिफिकेशन होना चाहिए, है ना। एसिड या बेस मिलाने पर पानी जो है वो थोड़ा कंडक्टिंग अच्छा हो जाता है। पानी में आयंस अगर होंगे तो कंडक्शन जल्दी होगा। अब रिएक्शन जब होगी तो पानी, अगर मैं पानी को मान लीजिए H+ और OH- मानता हूँ, तो H+ आयन जो होंगे वो कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ कैथोड पर जाएंगे। H+ आयन जो होंगे यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खा के, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खा के और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये प्लेटिनम के होने चाहिए, और ऑफ कोर्स प्लेटिनम बेटा कोई दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड होगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा। हम चाहते नहीं वो रिएक्शन करे, इसका मतलब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होने चाहिए। लेकिन एक और बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अगर आपको हाइड्रोजन गैस प्योर चाहिए, 99.95% प्योर अगर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए, अगर ये चाहिए तो इसके लिए अपने को पहला नंबर पे निकल का इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। शायद इसलिए क्योंकि निकल हाइड्रोजन के डिस्चार्ज को आसान कर देता है, इसलिए निकल हाइड्रोजन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। इस कारण से, है ना, क्या बोलते हैं, निकल इलेक्ट्रोड लेना बेनिफिशियल होगा। और सेकंड, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मैंने कहा था एसिड या बेस लेने पर मीडियम थोड़ा कंडक्टिंग बन जाता है, तो शायद बेरियम हाइड्रोक्साइड मीडियम को अच्छा कंडक्टिंग बना देता है, क्योंकि ये एक बेसिक कंपाउंड है। OH- आयन के प्रेजेंस में कंडक्शन बढ़ जाता है, तो उससे हाइड्रोजन की प्योरिटी और भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए, 99.95% प्योरिटी की हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है बेटा, दो बातें, निकल इलेक्ट्रोड और बेरियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोड। अगर आप बोलोगे प्लेटिनम, थोड़ा प्लेटिनम से भी काम चल जाएगा, लेकिन काम चलाना नहीं है, अपने को प्योर बनाना है, वेरी प्योर, तो अपने को 99.95% प्योरिटी के लिए अपने को लेना पड़ेगा निकल के इलेक्ट्रोड और बेरियम हाइड्रोक्साइड का वार्म एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि थोड़ा सा गर्म किया हुआ जली विलयन, किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको बेरिटा वाटर भी कहते हैं। इस सॉल्यूशन का एक और नाम बेटा मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूं, बेरिटा वाटर, BARYTA वाटर। जैसे होता है ना लाइम वाटर, लाइम वाटर में कैल्शियम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, बेरिटा वाटर होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से भी करते हैं, बस इसका ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस दो तरह से हो सकता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, या फिर अपन निकल इलेक्ट्रोड के साथ में बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेकर बहुत प्योर वाटर भी बना सकते, बहुत प्योर हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। आंसर इज ऑल। रिएक्शन ऑफ H2 एंड X इज रिडॉक्स चेंज, यानी कि हाइड्रोजन और X मालूम नहीं क्या है, इनमें से पहचानना X कौन है। हाइड्रोजन और X की अभिक्रिया एक रिडॉक्स परिवर्तन है। रिडॉक्स परिवर्तन जानते हो ना, रिडॉक्स चेंज जानते हो, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह चेंज होती है। अब Cl2 की रिएक्शन देखते हैं, इसमें क्या है। H2 की रिएक्शन जब Cl2 से होती है तो बनता है HCl, यहाँ पर Cl की स्टेट 0 या -1 है, रिडॉक्स चेंज हुआ है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिडॉक्स चेंज दे रहा है। फिर एक मेरे ख्याल से उसमें सोडियम, तो सोडियम के साथ भी देख लेते हैं हाइड्रोजन की रिएक्शन जब सोडियम के साथ देख लेते हैं। एक बार सोडियम है कि कोई और है, बाद में आप बोलोगे कि सर सोडियम था ही नहीं, ऐसे ही करा दिया। ये देखो सोडियम है ना, तो याद रहता है यार, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, प्लस सोडियम, तो इससे बनेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये बनाएगा H-, इलेक्ट्रॉन खा के ये बनेगा H-, ये बनेगा Na+, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पर H की स्टेट 0 है, यहाँ पे H की स्टेट -1 है, ये भी रिडॉक्स चेंज हो गया। इसका मतलब रिडॉक्स चेंज दोनों के साथ है, तो इसका आंसर ये ऑल ही होना चाहिए। फिर भी देख लो, एक और एक कॉपर सल्फेट, बेटा हाइड्रोजन, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बेटा, और आपने शायद ये तो आजकल मैं देखता हूँ बेटा 7th 8th की किताबों में रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट में जब हाइड्रोजन गैस बबल करवाओ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब होगा एक्वा सॉल्यूशन, इसमें जब हाइड्रोजन गैस बबल करवाओगे तो कॉपर और हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो आंसर इसका कौन है मालूम है, इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, और जो कम रिएक्टिव होता है वो हमेशा मेटल के फॉर्म में रहना चाहता है। ये कम रिएक्टिव है तो ये आयन है, अभी मेटल नहीं है, अभी आयन है, तो ये मेटल के फॉर्म में रहना चाहेगा। तो ये क्या करेगा जानते हो, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और खुद बन जाएगा कॉपर, और इसको बना देगा H+, ये H+ इस सल्फेट के साथ में क्या बना लेगा, H2SO4। अब बताओ, कॉपर की स्टेट यहाँ थी +2 और यहाँ पर है 0, तो इसका मतलब +2 से 0 में जाना तो रिडॉक्स चेंज है कि नहीं बेटा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी रिडॉक्स चेंज देता है, सोडियम के साथ भी रिडॉक्स चेंज देता है, कॉपर सल्फेट के साथ भी रिडॉक्स चेंज देता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मुझको लगती है वो आपकी ये वाली रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोगों को समझ में नहीं आता है ना। आपको समझना है कि कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन गैस बबल करेंगे तो धीरे धीरे कॉपर मेटल बनेगा। कारण ये कि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, वो मेटल के फॉर्म में स्टेबल है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के खुद को बना देगा कॉपर, और हाइड्रोजन को बना देगा H+, जो सल्फेट आयन के साथ में H2SO4 बना ही लेगा। अब क्या है भाई साहब, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, आंसर इज ऑल। तो इसका तो वहां भी आंसर ऑल था, यहाँ भी आंसर ऑल है। ट्रू एंड फॉल्स तीसरा मैंने दिया है वो है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स अलग अलग लाइंस लिए मैंने एनसीईआरटी की, वहां से है ना मैंने ऐसा क्वेश्चन डेवलप किया है, तो इसको देख लो। ट्रू एंड फॉल्स में क्या है, पहला है एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च कैन बी यूज्ड टू कट और वेल्ड मेटल। हिंदी में है परमाणविक हाइड्रोजन, हिंदी में अगर आप चाहे तो लिख लेना, परमाणविक हाइड्रोजन व ऑक्सी हाइड्रोजन को धातुओं को वेल्ड या काटने के लिए, वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग या काटने के लिए, धातुओं को काटने या चिपकाने के लिए, इसको बोलते हैं वेल्डिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। कौन से को, एटॉमिक हाइड्रोजन को और ऑक्सी हाइड्रोजन को। अभी ये पता नहीं कि वाकई में करते हैं या नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन है, हमको सोचना है करना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च या एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त टेम्परेचर डेवलप हो जाता है इससे डेवलप होता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो है 4000 केल्विन। इतना भयंकर टेम्परेचर डेवलप करता है ये। क्या करते हैं, इस टॉर्च में अंदर प्रबंध होता है, अंदर अरेंजमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो। उस इलेक्ट्रिक आर्क में से हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं और वो हाइड्रोजन गैस को तोड़ देती है। वो तो हाइड्रोजन गैस टूट जाएगी तो क्या बन जाएगा, तो आंसर है एटॉमिक हाइड्रोजन। वो एटॉमिक हाइड्रोजन को मेटल के सरफेस पर छोड़ देते हैं ताकि वहां पर वो कंबाइन करके एनर्जी इतनी रिलीज करे कि टेम्परेचर 4000 केल्विन बढ़ जाए। मतलब यूं समझ लो कि पहले तो हमने क्या किया, पहले तो हमने हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक आर्क यानी बिजली का करंट देके हाइड्रोजन में तोड़ दिया, और इसको ऐसे ऐसे हाइड्रोजन को हमने इनकी बौछार कर दी। कहां पर, मेटल के सरफेस पर, मेटल के सरफेस पर जिसको वेल्ड करना है, इसके सरफेस पर बौछार कर दी इसकी, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। बताओ जब H2H से हाइड्रोजन गैस बनेगी तो नया बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो खूब सारी एनर्जी निकलेगी। इतनी सारी एनर्जी निकलेगी तो मेटल मेल्ट हो जाएगा, जिसके सरफेस पर हमने रिकॉम्बिनेशन करवाने की कोशिश करी, यानी कि उनका वापस से जुड़ना, है ना, पुनः योग जिसको कह सकते हैं, वो पुनः योग करवाया, रिकॉम्बिनेशन करवाया। किसका रिकॉम्बिनेशन करवाया, एटॉमिक हाइड्रोजन का। So the point to be noted is that when atomic hydrogen recombines into molecular hydrogen at the metal surface, the temperature rises too much, which is comfortable for the welding to be done or cutting to be done. इसका मतलब ये कि जब परमाणविक हाइड्रोजन को धातु के पृष्ठ पर पुनः योग के लिए बौछार करवाई जाती है, तो उनके जुड़ने से क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के जुड़कर, है ना, हाइड्रोजन अणु बनाने से इतनी ज्यादा ऊष्मा क्या बोलते हैं निकलती है, जिससे तापमान इतना बढ़ जाता है कि 4000 केल्विन तापमान तक भी जा सकता है। द टेम्परेचर कैन राइज एज मच एज हाउ मच, 4000 केल्विन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि ये ट्रू है फॉल्स है बेटा। तो ऐसी टॉर्च यानी ऐसे वेल्डिंग एपरेटस को हमको यूज करना ही चाहिए, ये ट्रू है। लेकिन तब यूज करना चाहिए जब जिसका मेटल का वेल्ड करना है उसका, है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है वो 4000 के आसपास हो, है ना। नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको थोड़ा सा काटना है, हल्का सा काटना और हम लेकर आ गए हाइड्रोजन की टॉर्च लेकर आ गए, वो नहीं। तो जब टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए अपने को, इतना हाई चाहिए कि 4000 केल्विन तक भी पहुंच जाए, तो उसके लिए जरूरी पड़ेगी एटॉमिक हाइड्रोजन की टॉर्च। H+ आयन कैन एग्जिस्ट फ्रीली। बेटा एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि H+ आयन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, मुक्त रूप से फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। H+ आयन पानी में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हमने तो पढ़ा है कि H+ आयन, है ना, जो पानी में छोड़ते हैं वो एसिड होते हैं। H+ आयन नहीं होता है, वो हाइड्रोनियम आयन होता है। H+ आयन, हाँ ये देखो, H+ आयन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि पानी में इस पानी के लोम पेयर को अपनी ओर खींच लेता है और बना लेता है H3O+ आयन। इसका मतलब पानी में H+ आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। H+ आयन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण ये अपने आसपास वाले किसी भी ग्रुप से इंटरेक्शन करके, उनसे रिएक्शन करके कुछ ना कुछ नया बना लेता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अमोनिया में H+ आयन छोड़ दोगे अमोनियम बन जाएगा, पानी में H+ आयन छोड़ दोगे हाइड्रोनियम बन जाएगा। यानी H+ आयन मुक्त अवस्था में रहने के लायक नहीं है, यानी द H+ आयन इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस, यानी फ्री एग्जिस्टेंस वो नहीं करेगा। मैंने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं एक बार।
H प्लस आयन कैन एग्जिस्ट फ्रीली ड्यू टू इनर्ट नेचर, मैंने लिखा है कि अक्रिय है ना, अक्रिय प्रकृति के कारण। क्या H प्लस की अक्रिय प्रकृति है? नहीं है बेटा, H प्लस बहुत क्रियाशील है। यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन इनर्ट नहीं है बेटा, H प्लस आयन इनर्ट नहीं है, हाइड्रोजन गैस इनर्ट है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन H प्लस आयन बहुत रिएक्टिव है। H प्लस आयन को पानी में आप नहीं रख सकते बिना रिएक्शन करवाए, पानी इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो H प्लस आयन कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन वाटर या फ्रीली इन नेचर या फ्रीली ड्यू टू इनर्ट नेचर, ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको तुरंत देखते ही फॉल्स कर देना है। तीसरा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH एंड OD बॉन्ड इज सेम। OH बॉन्ड और OD बॉन्ड, अब ये OD बॉन्ड क्या होता है वो देखते हैं। OH बॉन्ड और ये OD बॉन्ड, ये ड्यूटेरियम है, गाड़ी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, OD, ठीक है ना। ये O ऑक्सीजन है और ये D ड्यूटेरियम है, ये O और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो H है और ये जो D है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये देखा गया कि बॉन्ड एनर्जी का कुछ पार्ट, बॉन्ड एनर्जी का कुछ पार्ट यानी बंद ऊर्जा का कुछ भाग इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिनके बीच में बॉन्ड बना है उनका मास कितना है। अगर मास ज्यादा है तो उसका फर्क बॉन्ड पे पड़ेगा। अब क्योंकि H और D की केमिकल नेचर सेम है, तो अगर कुछ अंतर है तो मास का अंतर, और अंतर अच्छा खासा है। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं, इसमें न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन है तो बाहर ज्यादा है, और बाहर ज्यादा है तो इसका मतलब इसका ये जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। यही कारण है कि H2O का OH बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, लेकिन D2O का OD बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। तो ये वाला बॉन्ड OD बॉन्ड OH बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, OD स्ट्रॉन्गर है, OD स्ट्रॉन्गर है नहीं, OD स्ट्रॉन्गर है OH की तुलना में, ये ध्यान रहेगा बेटा। तो इसका मतलब ये कि आज के बाद ध्यान रखना, द बॉन्ड एनर्जी apart from other factors it also depends as to what is the atomic mass of the atoms which are combined to form that bond। जो एटम कंबाइन होकर वो बॉन्ड बनाए हैं उनके मास पर भी डिपेंड करेगा, है ना। अगर वो ज्यादा होगा उनका मास, अगर उनका मास ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा आ जाएगी। यानी कि बंद ऊर्जा जुड़ने वाले परमाणुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, और अगर द्रव्यमान ज्यादा है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, और मास ज्यादा है, तो फिर भैया बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। वापस आते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ लिखा हुआ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH एंड OD बॉन्ड इज सेम। हिंदी में पढ़ देता हूँ, OH व OD बंधों की बंद ऊर्जा समान होती है। ये मैंने जो BE लिखा है उसका शॉर्ट फॉर्म, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, फुल फॉर्म उसका है बॉन्ड एनर्जी बंद ऊर्जा। तो OH और OD की बंद ऊर्जाएं समान होती है, मैंने लिखा है, लेकिन एकदम गलत लिखा है, तो इसको मैं फॉल्स कर दे रहा हूं। चलो, इन टर्म्स ऑफ IP हाइड्रोजन रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स मोर देन हाइड्रोजन्स। अब बेटा ये डिस्कशन काफी अच्छा है कि हाइड्रोजन यहाँ पर रखा गया LiNaK, ये एल्कली मेटल्स है जिनको हिंदी में क्षार धातु बोलते हैं, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब हाइड्रोजन को यहाँ रखा जाए तो भी ठीक है, क्योंकि इन सबके भारतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी रख सकते हैं। हाइड्रोजन को यहाँ इसलिए रख सकते हैं कि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन के लिए, और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कई सारे कारण है कि मैं हाइड्रोजन को यहाँ रखूं, मेरे पास कई सारे कारण है कि मैं हाइड्रोजन को वहां रखूं। इसलिए हाइड्रोजन अनसर्टेन है, यानी कि वो उसकी निर्धारित नहीं है, उसकी सही जगह निर्धारित नहीं है, है ना। तो इसलिए अगर वो उसकी सही जगह निर्धारित नहीं है तो वो अनसर्टेन एलिमेंट है। अब अगर अनसर्टेन एलिमेंट है तो फिर हमको सोचना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको यहाँ रखें, कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से वहां रखें। तो एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है कि IP आयोनेशन पोटेंशियल, हिंदी में आयनन ऊर्जा के हिसाब से उसको हैलोजन में रखना ज्यादा सही है। आयनेशन एनर्जी के हिसाब से अलग अलग जगह पॉइंट बनेंगे, तो आयनेशन एनर्जी IP के हिसाब से उसको वहां रखना सही है, क्योंकि यह देखा गया है कि अगर मैं लिथियम की आयनेशन एनर्जी देखूं तो लगभग आती है 520 किलो जूल के आसपास। फ्लोरीन की देखूं तो 1680 के आसपास आती है, 1680 किलो जूल पर मोल के आसपास आती है, ये भी किलो जूल पर मोल में लिखी है मैंने। और हाइड्रोजन को अगर अपन देखें, हाइड्रोजन अभी तक मैंने यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, बस मैं बाहर रख के देख रहा हूं, ये है क्या बोलते हैं 1312 किलो जूल पर मोल। तो अगर ये 1312 किलो जूल पर मोल है तो मुझको बताओ ये वाली वैल्यू फ्लोरीन के ज्यादा निकट है, फ्लोरीन के ज्यादा नजदीक है, या लिथियम के? तो साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, नंबर तो आपको भी आते ही है। तो ये नंबर इसके पास नहीं, इससे 800 की दूरी और यहां से 300 की दूरी है,
इसका मतलब ये कि आयनेशन एनर्जी की टर्म्स में हाइड्रोजन ज्यादा किससे रिजेंबल करता है, किससे मिलता जुलता है? तो आंसर है हैलोजन से मिलता जुलता है। तो देखो मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ आईपी, यानी कि आईपी के पदों में, है ना, आईपी के दृष्टिकोण से, हिंदी में कह सकते हैं आईपी के दृष्टिकोण से हाइड्रोजन मिलता जुलता है। रिजेंबल्स का मतलब मिलता जुलता है एल्कली मेटल्स, क्षार धातुओं से, मोर देन हैलोजन्स, यानी हैलोजन से भी ज्यादा, यानी इनसे ज्यादा, इनसे मिलता जुलता है। हिंदी वाले सुन लो, ये लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा के पदों में या आयनन ऊर्जा के दृष्टिकोण से हाइड्रोजन ज्यादा मिलता जुलता है क्षार धातुओं से, है ना, हैलोजन्स की तुलना में। तो ये तो गलत लिखा हुआ है बेटा, इससे मैं तो समझा ही है आपको कि ये वाली वैल्यू इसके नजदीक है। यानी आपको क्या ध्यान रखना बेटा, एकदम उल्टा ध्यान रखना। आपको ये ध्यान रखना है कि सर ने जो समझाया वो ये है कि हाइड्रोजन, मैं जानता हूं बेटा कि आपको वैल्यू याद नहीं क्या बोलते रहेगी, मैंने भी कुछ देर पहले एनसीईआरटी में देखी है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को ये मालूम था कि डिस्टेंस, इस वाली वैल्यू का डिस्टेंस कम है, इस वाली वैल्यू का डिस्टेंस ज्यादा है। मैं आपको वैल्यूज याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं बेटा, नहीं एग्जाम में पूछेंगे, बस मैं इतना जानना चाहता हूं या इतना बोलना चाहता हूं कि आपको ये पता लग जाए कि जो डिफरेंस है वो हाइड्रोजन का फ्लोरीन के आईपी का डिफरेंस कम है, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस ज्यादा है। मतलब हाइड्रोजन को आईपी के कारण, आईपी में समानता के कारण यहां रखना ज्यादा उचित रहेगा। ये बात अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो शायद आपको क्लियर हो गई होगी। तो मतलब ये फॉल्स है, ट्रू है बेटा, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। TiH1.5 इज सेलाइन हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं? तो अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं आपको हाइड्राइड समझा सकूं, ठीक है ना। तो अपन थोड़ी देर बाद में वापस स्टार्ट करते हैं, इसका हाइड्राइड वाला सेक्शन में कराऊंगा। अभी एक छोटा सा काम है मेरे को, उसके बाद वापस लेक्चर स्टार्ट करते हैं।